नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक ही वीडियो में आज आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च न्यायालय को जो स्थापित करने की जो सिफारिश की गई थी B.R. पटेल समिति के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, B.R. पटेल समिति के द्वारा उच्च न्यायालय स्थापित करने की जो सिफारिश है वो की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1956, हमें पता है कि 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। तो उसकी धारा 8 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना करना रखा गया था। ध्यान रखिएगा, धारा 8। अब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 25/8/1949 को। 25 अगस्त 1949 को हाई कोर्ट स्थापित होगा, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। जो किसने जारी की थी? राज प्रमुख थे उस समय महाराजा मान सिंह ने अधिसूचना जारी की थी। इसी अधिसूचना पर 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब इसका गठन हुआ था उस समय कुल मिलाकर 1+11 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 12 न्यायाधीश उस समय हाई कोर्ट में थे। अब वो जो 11 जो सदस्य हैं वो कौन कौन थे? 11 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? देखिए, लाला नवल किशोर जो कि जोधपुर से थे, कंवरलाल बाफना जो कि जयपुर से थे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जवान सिंह राणावत जो कि उदयपुर से थे, दुर्गा शंकर दवे जो कि बूंदी से थे, त्रिलोक चंद्र दत्त ये बीकानेर से थे, आनंद नारायण कोल ये अलवर से थे, अमर सिंह जसोल ये जोधपुर से थे, मोहम्मद इब्राहिम ये जयपुर से थे, शार्दुल सिंह मेहता ये उदयपुर से थे, के शर्मा ये भरतपुर से थे और केशव चंद्र गुप्ता ये कोटा से थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन उसमें शामिल नहीं था। तो गठन के समय उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश थे वो थे 12, 1+11। अब देखिए, ये जैसे इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि 22 मई 1952 को जो खंडपीठ थी बीकानेर में, कोटा में और उदयपुर में, वो तीनों ही समाप्त हो गई। खंडपीठ 22 मई 1952 को समाप्त हो गई और जो जयपुर खंडपीठ थी वो 1958 में समाप्त हुई थी। 1958 में समाप्त हुई थी। पर 31 जनवरी की बात करें 1977 को, तो उस समय क्या हुआ था कि जयपुर की जो खंडपीठ थी वो पुनः प्रारंभ हो गई। तो 31 जनवरी 1977 और वर्तमान में हमारे 49+1 यानी कि एक तो है वो मुख्य न्यायाधीश है और 49 हमारे अन्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। और 16 नवंबर की बात करें 2001 को, तो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में स्थापित की गई थी। तो ये बातें हैं जो फैक्ट, एक तो उच्च न्यायालय के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे कैलाशनाथ वांचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.एम. पांचाल। सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हमारे गए, यानी कि वे मुख्य न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित हुए, यानी पद जिन्होंने ग्रहण किया, वो 3 थे। श्रीपति रविंद्र भट्ट, के.एन. वांचू और जे.एस. वर्मा। ये तीनों वो मुख्य न्यायाधीश थे जो सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। मुख्य न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी रहे फारूक हसन। वे मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ वो 2 थे, सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद। पद से जो त्याग पत्र है वो दिया था एस.के. गर्ग ने दिया था। महिला न्यायाधीशों की बात करें वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश है, ध्यान रखिएगा। शुभा मेहता, रेखा बोराना और नुपुर भाटी वर्तमान यानी 2023 में 3 महिला न्यायाधीश हैं। चलिए, ये तो हो गई थी सबसे इंपॉर्टेंट बातें जहां से प्रश्न बनते हैं। और आगे हम इनके अनुच्छेदों की बात करते हैं जहां से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है।
चलिए बात करते हैं अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 214 ये प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय, हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा। संयुक्त न्यायालय का भी प्रावधान है, वो जो अनुच्छेद है वो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान रखा गया था कि संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है। 215 बात करता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय में क्या होता है कि सारे जो भी फैसले होते हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ताकि अन्य फैसलों में या फिर अधीनस्थ न्यायालय उन रिकॉर्ड्स का अपने फैसलों में इस्तेमाल कर सके। इसलिए अनुच्छेद 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है कि इसमें 2015 से 50 न्यायाधीश हैं और जिसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, संविधान में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। इसका जो निर्धारण है, संख्या का जो निर्धारण है, वह हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राजस्थान में 50 न्यायाधीश हैं। 217 बात करता है नियुक्ति तथा पद की शर्तें। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखिएगा। और परामर्श अगर बात होती है तो वो राज्यपाल से लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो शर्तें वगैरह जो भी है वो सब 217 बात करता है। वो किसे त्याग पत्र देगा? जो मुख्य न्यायाधीश है वो त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का जो स्थानांतरण वो भी राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाने के बाद राष्ट्रपति करता है, मतलब अंतिम साइन राष्ट्रपति होते हैं। और आयु संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो वो भी राष्ट्रपति करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आयु संबंधी बात करें तो 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की जो आयु है वो 15वें संविधान संशोधन से 60 से बढ़कर 62 कर दी गई थी। चलिए बात करते हैं 218 की। 218 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ नियम है वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे, ये बात करता है। 219 ध्यान रखिएगा शपथ है मुख्य न्यायाधीश की, जिसका प्रारूप अनुसूची 3 में है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ध्यान रखिएगा, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा राष्ट्रपति, उसके स्थानांतरण राष्ट्रपति करेगा। आयु संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो राष्ट्रपति करेगा, पर शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब 220 की बात करते हैं, अनुच्छेद 220। न्यायाधीश उसके बाद में कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर जो न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय में पद ग्रहण कर सकता है न्यायाधीश का या अन्य न्यायाधीश का, और जो अन्य न्यायाधीश है वो भी सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, अन्य राज्य के न्यायालय में तो काम कर सकते हैं, पर इनके अलावा वो किसी और प्रकार का लाभ का पद नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब कोर्ट टू कोर्ट, कोर्ट में है तो कोर्ट टू कोर्ट में काम कर सकते हैं, पर और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, ये बात करता है अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 221 बात करता है वेतन भत्तों की, जो कि उन्हें संचित निधि से दिए जाते हैं राज्य की। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो संचित निधि के माध्यम से होता है, राष्ट्रपति करता है, परंतु उनको जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। वेतन भत्ते तो इनको राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, पर पेंशन की बात आने पर वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और इनका विवरण अनुसूची 2 में है, कितना वेतन मिलेगा, क्या रहेगा, भत्तों का निर्धारण अनुसूची 2 में करते हैं। 222 की बात करते हैं स्थानांतरण, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरण। ध्यान रखिएगा 62 वर्ष के होने के बाद, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 2 वर्ष तक ही स्थानांतरण कर सकता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज सकता है। अगर मान लो किसी कोर्ट में, जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं कि अगर अनुपात अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या करता है राष्ट्रपति, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को भेज सकता है। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वो स्थानांतरण कर सकता है अधिकतम कितने वर्षों के लिए? केवल 2 वर्षों के लिए हाईएस्ट। 223 बात करता है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल से परामर्श करने के बाद कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 223 में। 224 कहता है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती और 62 वर्ष के बाद नहीं, मतलब 62 वर्ष की अगर उम्र हो चुकी है उसके बाद में उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 225 कहता है कि राज्य का जो उच्च न्यायालय का जो भी राज्य में है उसका संबंधित संपूर्ण क्षेत्र पर वो अपने निर्णय दे सकता है।
226 बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट जारी करने का अधिकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, पर यहाँ पर उच्च न्यायालय का जो ये रीट जारी करने का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये भी 5 तरह की रीट जारी करता है। देखते हैं 5 तरह की रीट कौन कौन सी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं, यानी सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, और अगर वो सशरीर उपस्थित नहीं है तो क्या कर सकता है, तो उसको अवैध घोषित कर सकता है उच्च न्यायालय। सरकार और व्यक्ति दोनों पर जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से जुड़ी हुई है ये रीट, और सामान्यतः न्यायालय द्वारा पुलिस को जारी की जाती है, क्योंकि पुलिस ही अपराधियों को पकड़ती है, उन्हीं को लेकर आती है न्यायालय में। तो सामान्यतः जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो पुलिस पर जारी करता है न्यायालय। परमादेश की बात करें, मैंडमस, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह लागू नहीं हो सकती। हम आदेश देते हैं, जो हम आदेश देने वाली जो बात है कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा, परमादेश है, मैंडमस है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा सभी पर जारी कर सकता है वो। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, यानी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन। जी हाँ, निजी पद पर वो बात नहीं करता। सार्वजनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो उच्च न्यायालय पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण, सर्टोरिटी, यानी मंगा लेना, किसी मामले को पुनः निरीक्षण के लिए मंगा लेना। अगर कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और अगर मान लो उसमें कुछ पेचीदगियां हैं तो उच्च न्यायालय उसको अपने पास मंगवा सकता है उस मामले को, उसको कहते हैं उत्प्रेषण। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी मना करना, अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई से मना कर सकता है कि आप ये काम नहीं करोगे, ये काम अब हम करेंगे। प्रशासनिक एजेंसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक। अगर न्यायिक और अर्ध न्यायिक कोई प्रोसेस है तो उसी के खिलाफ प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जारी कर सकता है। प्रशासनिक एजेंसियों के खिलाफ ये रीट जारी नहीं हो सकती कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम हम करेंगे। ये काम कोर्ट केवल और केवल न्यायिक कार्यालयों में ही कह सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। 227 की बात करें हम, अधीक्षण की शक्ति। अधीक्षण यानी वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है अधीनस्थ न्यायालयों का, जिला न्यायालयों का, सभी का। 228 कतिपय मामलों का स्थानांतरण। कुछ मामले जैसे जिनको वो समझता है कि इन मामलों में उच्च न्यायालय का दखल लेना जरूरी हो गया है तो उसमें वो उन मामलों का स्थानांतरण कर सकता है या फिर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उन मामलों को भेज सकता है। 229 व्यय प्रावधान, खर्चे संबंधी जो प्रावधान है वो सभी भी 229 में है। यानी कि संबंधित जो अधिकारी हैं या फिर जो सेवक है जो भी उस ऑफिस में काम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में, तो उन सब के वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो मुख्य न्यायाधीश करता है, पर इसका अनुमोदन राज्यपाल से लेना आवश्यक है। मतलब राज्यपाल से अनुमोदन लेना तो आवश्यक है। अगर मान लो उनके बढ़ोतरी की बात हो गई या फिर ऐसा कुछ पेंशन संबंधी कुछ मामला हो गया तो उसमें अनुमोदन लेना राज्यपाल का आवश्यक है। बाकी शक्तियां जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पास रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर केवल और केवल जो महत्वपूर्ण जो भी परीक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, जो बातें हैं, जो राष्ट्रपति जो कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो भी मेन जो पॉइंट्स है वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास जो है वो पसंद आया होगा। धन्यवाद।